नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। साथियों, मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने रहस्य और रोमांच से भरपूर बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित एक अद्भुत और जादुई कहानी चंद्रकांता संतति खंड 1 पार्ट 4 का 8वां बयान लेकर के। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं 8वां बयान। अब हम फिर उस महारानी के दरबार का हाल लिखते हैं जहाँ से नानक निकाला जाकर गंगा के किनारे पहुँचाया गया था। नानक को कोठरी में ढकेल कर बाबाजी लौटे तो महारानी के पास न जाकर दूसरी ही तरफ रवाना हुए और एक बारहदरी में पहुँचे जहाँ कई आदमी बैठे हुए कुछ काम ही कर रहे थे। बाबाजी को देखते ही वे लोग उठ खड़े हुए। बाबाजी ने उन लोगों की तरफ देखकर कहा, नानक को तो मैं ठिकाने पहुंचा आया हूं, बड़ा भारी अय्यार निकला, हम लोग उसका कुछ नहीं कर सके। खैर, उसे गंगा किनारे उसी जगह पहुंचा दो जहां बजड़े से उतरा था। उसके लिए कुछ खाने की चीज़ भी वहां रख देना। इतना कहकर बाबाजी वहां से लौटे और महारानी के पास पहुंचे। इस समय महारानी का दरबार उस ढंग का न था और न भीड़ भाड़ ही थी। सिंहासन और कुर्सियों का नाम निशान न था, केवल फर्श बिछा हुआ था जिस पर महारानी राम भोली और वह औरत जिसके घोड़े पर सवार हो राम भोली नानक से जुदा हुई थी, बैठी आपस में कुछ बातें कर रही थी। बाबाजी ने पहुंचते ही कहा, मैं नहीं समझता था कि नानक इतना बड़ा धूर्त और चालाक निकलेगा। धनपति ने कहा था कि वह बहुत सीधा है, सहज ही में काम निकल जाएगा, व्यर्थ इतना आडंबर करना पड़ा। पाठक याद रखें, धनपति उसी औरत का नाम था जिसके घोड़े पर सवार होकर राम भोली नानक के सामने से भागी थी। ताज्जुब नहीं कि धनपति के नाम से बारीक ख्याल वाले पाठक चौंके और सोचें कि ऐसी औरत का नाम धनपति क्यों हुआ। ये सोचने की बात है और आगे चलकर यह नाम कुछ रंग लाएगा। धनपति, खैर जो होना था सो हो चुका। इतना तो मालूम हुआ कि हम लोग नानक के पंजे में फंस गए। अब कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिससे जान बचे और नानक के हाथ से छुटकारा मिले। बाबाजी, मैं तो फिर भी नसीहत करूंगा कि आप लोग इस फेर में न पड़ें। कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह बड़े प्रतापी हैं, उन्हें अपने अधीन करना और उनके हिस्से की चीज़ छीन लेना कठिन है, सहज नहीं। देखा पहली ही सीढ़ी में आप लोगों ने कैसा धोखा खाया। ईश्वर न करे यदि नानक मर जाए या उसे कोई मार डाले और वह किताब उसी के कब्जे में रह जाए और पता न लगे तो क्या आप लोगों के बचने की कोई सूरत निकल सकती है? राम भोली, कभी नहीं, बेशक हम लोग बुरी मौत मारे जाएंगे। बाबाजी, मैं बेशक जोर देता और ऐसा कभी होने न देता, मगर सिवाय समझाने के और कुछ नहीं कर सकता। महारानी बाबाजी की तरफ देखकर, एक दफ़े और उद्योग करूंगी, अगर काम न चलेगा तो फिर जो आप कहेंगे वही किया जाएगा। बाबाजी, मर्जी तुम्हारी, मैं कुछ कह नहीं सकता। महारानी धनपति और राम भोली की तरफ देखकर, सिवाय तुम दोनों के इस काम के लायक और कोई भी नहीं है। धनपति, मैं जान लड़ाने से कब बाज आने वाली हूँ। राम भोली, जो हुक्म होगा करूँगी ही। महारानी, तुम दोनों जाओ और जो कुछ करते बने करो। राम भोली, काम बांट दीजिए। महारानी धनपति की तरफ देख के, नानक के कब्जे से किताब निकाल लेना तुम्हारा काम, और राम भोली की तरफ देख के, किशोरी को गिरफ्तार कर लाना तुम्हारा काम। बाबाजी, मगर दो बातों का ध्यान रखना, नहीं तो जीती नहीं बचोगी दोनों। वह क्या? बाबाजी, एक तो कुंवर इंद्रजीत सिंह या आनंद सिंह को हाथ नहीं लगाना, दूसरे ऐसे काम करना जिससे नानक को तुम दोनों का पता नहीं लगे, नहीं तो वह बिना जान लिए कभी नहीं छोड़ेगा और तुम लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। राम भोली की तरफ देख के, यह नहीं समझना कि अब वह तुम्हारा मुलाहिजा करेगा, अब उसे असल हाल मालूम हो गया, हम लोगों को जड़ बुनियाद से खोदकर फेंक देने का उद्योग करेगा। महारानी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये दोनों चालाक हैं, अपने को बचावेंगी। दोनों की तरफ देखकर, खैर तुम लोग जाओ, देखो ईश्वर क्या करता है। खूब होशियार और अपने को बचाए रहना दोनों, कोई हर्ज नहीं। तो साथियों, ये यहाँ पर 8वां बयान समाप्त होता है। अब हम शुरू करेंगे 9वां बयान। तो आइए शुरू करते हैं 9वां बयान। अब हम
रोहतासगढ़ की तरफ चलते हैं और तहखाने में बेबस पड़ी हुई बेचारी किशोरी और कुंवर आनंद सिंह इत्यादि की सुध लेते हैं। जिस समय कुंवर आनंद सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह तहखाने के अंदर गिरफ्तार हो गए और राजा दिग्विजय सिंह के सामने लाए गए, तो राजा के आदमियों ने उन तीनों का परिचय दिया, जिसे सुन राजा हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये तीनों यहाँ क्यों कर आ पहुँचे। किशोरी भी उसी जगह खड़ी थी। उसने सुना कि ये लोग फलाने हैं तो वह घबरा गई। उसे विश्वास हो गया कि अब इनकी जान नहीं बचती। इस समय वह मनी मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिस तरह हो सके इनकी जान बचाएं। इसके बदले में मेरी जान जाए तो कोई हर्ज नहीं, परंतु मैं अपनी आँखों से इन्हें मरते नहीं देखना चाहती। इसमें कोई शक नहीं कि ये मुझी को छुड़ाने आए थे, नहीं तो इन्हें क्या मतलब था कि इतना कष्ट उठाते। जितने आदमी तहखाने के अंदर मौजूद थे सभी जानते थे कि इस समय तहखाने के अंदर कुंवर आनंद सिंह का मददगार कोई भी नहीं है, परंतु हमारे पाठक महाशय जानते हैं कि पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी जो इस समय दरोगा बने यहाँ मौजूद हैं, कुंवर आनंद सिंह की मदद जरूर करेंगे। मगर एक आदमी के किए होता ही क्या है। तो भी ज्योतिषी जी ने हिम्मत न हारी और वह राजा से बातचीत करने लगे। ज्योतिषी जी जानते थे कि मेरे अकेले किए ऐसे मौके पर कुछ नहीं हो सकता, और वहाँ की किताब पढ़ने से उन्हें यह भी मालूम हो गया था कि इस तहखाने के कायदे के मुताबिक ये ज़रूर मारे जाएंगे। फिर भी ज्योतिषी जी को इनके बचने की उम्मीद कुछ कुछ ज़रूर थी, क्योंकि पंडित बद्रीनाथ कह गए थे कि आज इस तहखाने में कुंवर आनंद सिंह आएंगे और उनके थोड़ी ही देर बाद कुछ आदमियों को लेकर हम आएंगे। अब ज्योतिषी जी सिवाय इसके और कुछ नहीं कर सकते थे कि राजा को बातों में लगाकर देर करें, जिससे पंडित बद्रीनाथ वगैरह आ जाएं। और आखिर उन्होंने ऐसा ही किया। ज्योतिषी जी अर्थात दरोगा साहब राजा के सामने गए और बोले, दरोगा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपसे आप कुंवर आनंद सिंह हम लोगों के कब्जे में आ गए। राजा सिर से पैर तक ज्योतिषी जी को अच्छी तरह देखकर ताज्जुब है कि आप ऐसा कहते हैं। मालूम होता है कि आज आपकी अकल चलने गई है। छी! दरोगा घबराकर और हाथ जोड़कर, सो क्या महाराज। राजा रंज होकर, फिर भी आप पूछते हैं सो क्या, आप ही कहिए। आनंद सिंह आपसे आप यहाँ आ फंसे तो क्यों आप खुश हुए। दरोगा, मैं ये सोचकर खुश हुआ कि जब इनकी गिरफ्तारी का हाल राजा वीरेंद्र सिंह सुनेंगे तो ज़रूर कहला भेजेंगे कि आनंद सिंह को छोड़ दीजिए, इसके बदले हम कुंवर कल्याण सिंह को छोड़ देंगे। राजा, अब मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारी अकल सचमुच चलने गई है, या तुम वह दरोगा नहीं हो, कोई दूसरे हो। दरोगा काँप कर, शायद आप इसलिए कहते हो कि मैंने जो कुछ अर्ज किया इस तहखाने के कायदे के खिलाफ किया। राजा, हाँ, अब तुम राह पर आए। बेशक ऐसा ही है। मुझे इनके यहाँ आ फंसने का रंज है। अब मैं अपनी और अपने लड़के की ज़िंदगी से भी नाउम्मीद हो गया। बेशक अब यह रोहतासगढ़ उजाड़ हो गया। मैं किसी तरह कायदे के खिलाफ नहीं कर सकता, चाहे जो हो। आनंद सिंह को अवश्य मरना पड़ेगा और इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। मुझे इस बात का भी विश्वास है कि कुंवर आनंद सिंह पहले पहल यहाँ नहीं आए, बल्कि इनके कई अय्यार इसके पहले भी ज़रूर यहाँ आकर सब हाल देख गए होंगे। कई दिनों से यहाँ के मामले में जो विचित्रता दिखाई पड़ती है, ये सब उसी का नतीजा है। सच तो यह है कि इस समय की बातें सुनकर मुझे आप पर भी शक हो गया है। यहाँ का दरोगा इस तरह आनंद सिंह के आप फंसने से कभी नहीं कहता कि मैं खुश हूँ। वह ज़रूर समझता कि कायदे के मुताबिक इन्हें मरना पड़ेगा। इसके बदले में कल्याण सिंह मारा जाएगा और इसके अतिरिक्त वीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग अय्यारी के कायदे को तिलांजलि देकर बेहोशी की दवा के बदले जहर का बर्ताव करेंगे और एक ही सप्ताह में रोहतासगढ़ को चौपट कर डालेंगे। इस तहखाने के दरोगा को जरूर इस बात का रंज होता। राजा की बातें सुनकर ज्योतिषी जी की आंखें खुल गई। उन्होंने मन में अपनी भूल कबूल की और गर्दन नीची करके सोचने लगे। उसी समय राजा ने पुकार कर अपने आदमियों से कहा, इस नकली दरोगा को भी गिरफ्तार कर लो और अच्छी तरह आजमाओ कि यहाँ का दरोगा है या वीरेंद्र सिंह का कोई अय्यार। बात की बात में दरोगा साहब की मुश्कें बांध ली गई और राजा ने 2 आदमियों को गर्म पानी लाने का हुक्म दिया। नौकरों ने यह समझकर कि यहाँ पानी गर्म करने में देर होगी, ऊपर दीवान खाने में हरदम
गर्म पानी मौजूद रहता है तो वहाँ से लाना उत्तम होगा। महाराज से आज्ञा चाहिए। महाराज ने इसको पसंद करके ऊपर दीवान खाने से पानी लाने का हुक्म दिया। 2 नौकर गर्म पानी लाने के लिए दौड़े, मगर तुरंत लौट आकर बोले, ऊपर का रास्ता तो बंद हो गया। महाराज, सो क्या, रास्ता कैसे बंद हो सकता है? नौकर, क्या जाने ऐसा क्यों हुआ? महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ताली दिखाकर देखो, यह ताली मेरे पास मौजूद है। इस ताली के बिना कोई क्यों कर उन दरवाज़ों को बंद कर सकता है? नौकर, जो हो, मैं कुछ नहीं अर्ज कर सकता। सरकार खुद चल कर देख लें। राजा ने स्वयं जाकर देखा तो ऊपर जाने का रास्ता बंद पाया। ताज्जुब हुआ और सोचने लगा कि दरवाज़ा किसने बंद किया? ताली तो मेरे पास थी। आखिर दरवाज़ा खोलने के लिए ताली लगाई, मगर ताला न खुला। आज तक इसी ताली से बराबर इस तहखाने में आने जाने का दरवाज़ा खोला जाता था, लेकिन इस समय ताली कुछ काम नहीं करती। ये अनोखी बात तो जो राजा दिग्विजय सिंह के ध्यान में कभी न आई थी, आज यकायक पैदा हो गई। राजा के ताज्जुब का कोई हद न रहा। उस तहखाने में और भी बहुत से दरवाजे उसी ताली से खुला करते थे। राजा ने ताली ठोक पीट कर एक दूसरे दरवाजे में लगाई, मगर वह भी नहीं खुला। राजा की आंखों में आंसू भर आए और यकायक उसके मुंह से ये आवाज़ निकली, अब इस तहखाने की और हम लोगों की उम्र पूरी हो गई। राजा दिग्विजय सिंह घबराया हुआ चारों तरफ घूमता और घड़ी घड़ी दरवाज़ों में ताली लगाता था। इतने ही में उस काले रंग की भयानक मूर्ति के मुँह से, जिसके सामने एक औरत की बलि दी जा चुकी थी, एक तरह की आवाज़ निकलने लगी। यह भी एक नई बात थी। दिग्विजय सिंह और जितने आदमी वहाँ थे सब डर गए तथा उसी तरफ देखने लगे। कांपता हुआ राजा उस मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो गया और गौर से सुनने लगा कि क्या आवाज़ आती है। थोड़ी देर तक वह आवाज़ समझ में नहीं आई। इसके बाद यह सुनाई पड़ा, तेरी ताली केवल 12 नंबर की कोठरी को खोल सकेगी। जहाँ तक जल्दी हो सके किशोरी को उसमें बंद कर दे, नहीं तो सभी की जान मुफ्त में जाएगी। यह नई अद्भुत और अनोखी बात देख सुनकर राजा का कलेजा दहलने लगा, मगर उसकी समझ में कुछ न आया कि यह मूर्त क्यों कर बोली। आज तक कभी ऐसी बात न हुई थी। सैकड़ों आदमी इसके सामने बलि चढ़ गए, लेकिन ऐसी नौबत न आई थी। अब राजा को विश्वास हो गया कि इस मूर्त में कोई करामात जरूर है, तभी तो बड़े लोगों ने बलि का प्रबंध किया है। यद्यपि राजा ऐसी बातों का विश्वास कम रखता था, परंतु आज उसे डर ने दबा लिया। उसने सोच विचार में ज़्यादा समय नष्ट न किया और उसी ताली से 12 नंबर वाली कोठरी खोलकर किशोरी को उसके अंदर बंद कर दिया। राजा दिग्विजय सिंह ने अभी इस काम से छुट्टी न पाई थी कि बहुत से आदमियों को सांस लेकर पंडित बद्रीनाथ उस तहखाने में आ पहुँचे। कुंवर आनंद सिंह और तारा सिंह को बेबस पाकर झपट पड़े और बहुत जल्दी उनके हाथ पैर खोल दिए। महाराज के आदमियों ने इनका मुकाबला किया। पंडित बद्रीनाथ के साथ जो आदमी आए थे वे लोग भी भिड़ गए। जब आनंद सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह छूटे तो लड़ाई गहरी हो गई। इन लोगों के सामने ठहरने वाला कौन था? केवल 4 अय्यार ही उतने लोगों के लिए काफ़ी थे। कई मारे गए, कई जख्मी होकर गिर पड़े। राजा दिग्विजय सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। बीरेंद्र सिंह की तरफ का कोई न मरा। इन सब कामों से छुट्टी पाने के बाद किशोरी की खोज की गई। इस तहखाने में जो कुछ आश्चर्य की बात हुई थी सभी ने देखी सुनी थी। लाली और ज्योतिषी जी ने सब हाल आनंद सिंह और अय्यार लोगों को बताया और कहा कि किशोरी 12 नंबर की कोठरी में बंद कर दी गई है। पंडित बद्रीनाथ ने दिग्विजय सिंह की कमर से ताली निकाल ली और 12 नंबर की कोठरी खोली, मगर किशोरी को उसमें न पाया। चिराग लेकर अच्छी तरह ढूंढा, परंतु किशोरी न दिखाई पड़ी। न मालूम ज़मीन में समा गई या दीवार खा गई। इस बात का आश्चर्य सभी को हुआ कि बंद कोठरी में से किशोरी कहाँ गायब हो गई। हाँ, एक कागज़ का पुर्जा उस कोठरी में ज़रूर मिला, जिसे भैरव सिंह ने उठा लिया और पढ़कर सभी को सुनाया। यह लिखा था, धनपति रंग मचायो साध्यो काम, भोली भली मुड़ी ए हैं यदि यही टाम। इस बरवे का मतलब किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन इतना विश्वास हो गया कि अब इस जगह किशोरी का मिलना कठिन है।
उधर लाली इस बरवे को सुनते ही खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन जब लोगों ने हंसने का सबब पूछा तो कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर नीचा करके चुप हो रही। जब अय्यारों ने बहुत जोर दिया तो बोली, मेरे हंसने का कोई ख़ास सबब नहीं है। बड़ी मेहनत करके किशोरी को मैंने यहाँ से छुड़ाया था। किशोरी के छुड़ाने के लिए जो जो काम उसने किए थे सब कहने के बाद मैं सोचे हुए थी कि इस काम के बदले में राजा बीरेंद्र सिंह से कुछ इनाम पाऊंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी मेहनत चौपट हो गई। मेरे देखते ही देखते किशोरी इस कोठरी में बंद हो गई थी। जब आप लोगों ने कोठरी खोली तो मुझे उम्मीद थी कि उसे देखूंगी और वही अपनी जुबान से मेरे परिश्रम का हाल कहेगी, परंतु कुछ नहीं। ईश्वर की भी क्या विचित्र गति है, वह क्या करता है सो कुछ समझ में नहीं आता। यही सोचकर मैं हंसी थी और कोई बात नहीं है। लाली की बातों का और सभी को चाहे विश्वास हो गया हो, लेकिन हमारे अय्यारों के दिल में उसकी बात न बैठी। देखना चाहिए अब वे लोग लाली के साथ क्या सलूक करते हैं। पंडित बद्रीनाथ की राय हुई कि अब इस तहखाने में ठहरना मुनासिब नहीं। जब यहाँ की अजायब बातों से खुद यहाँ का राजा परेशान हो गया तो हम लोगों की क्या बात है। यह भी उम्मीद नहीं है कि इस समय किशोरी का पता लगे। अस्तु जहाँ तक जल्द हो सके यहाँ से चले चलना ही मुनासिब है। जितने आदमी मर गए थे उसी तहखाने में गड्ढा खोदकर गाड़ दिए गए। बाकी बचे हुए 4-5 आदमियों को राजा दिग्विजय सिंह सहित कैदियों के साथ लिया और सभी का मुँह चादर से बांध दिया। ज्योतिषी जी ने भी ताली का झब्बा संभाला, रोजनामचा हाथ में लिया और सभी के साथ तहखाने से बाहर हुए। अब की दफ़े तहखाने से बाहर निकलते हुए जितने दरवाजे थे सभी में ज्योतिषी जी ताला लगाते गए, जिसमें उसके अंदर कोई आने न पावे। तहखाने से बाहर निकलने पर कुंवर ने आनंद सिंह से कहा, तहखाने से बाहर निकलने पर लाली ने कुंवर आनंद सिंह से कहा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरी मेहनत बर्बाद होगी और किशोरी से मिलने की आशा न रही। अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने घर जाऊं, क्योंकि किशोरी ही की तरह मैं भी इस किले में कैद की गई थी। आनंद, तुम्हारा मकान कहाँ है? लाली, मथुरा जी। भैरव सिंह आनंद सिंह से, इसमें कोई शक नहीं कि लाली का किस्सा भी बहुत बड़ा और दिलचस्प होगा। इन्हें हमारे महाराज के पास अवश्य ले चलना चाहिए। बद्री, ज़रूर ऐसा होना चाहिए, नहीं तो महाराज रंज होंगे। अय्यारों का मतलब कुंवर आनंद सिंह समझ गए और इसी जगह से वे लाली को विदा होने की आज्ञा उन्होंने न दी। लाचार लाली को कुंवर साहब के साथ जाना ही पड़ा और ये लोग बिना किसी तरह की तकलीफ पाए राजा बीरेंद्र सिंह के लश्कर में पहुंच गए, जहां लाली इज्जत के साथ एक खेमे में रखी गई। तो साथियों, यहाँ पर 9वां बयान समाप्त होता है और अब हम शुरू करेंगे 10वां बयान। दूसरे दिन संध्या के समय राजा बीरेंद्र सिंह अपने खेमे में बैठे रोहतासगढ़ के बारे में बातचीत करने लगे। पंडित बद्रीनाथ, भैरव सिंह, तारा सिंह, ज्योतिषी जी, कुंवर आनंद सिंह और तेज सिंह उनके पास बैठे हुए थे। अपने अपने तौर पर सभी ने रोहतासगढ़ के तहखाने का हाल कह सुनाया और अंत में बीरेंद्र सिंह से बातचीत होने लगी। बीरेंद्र, रोहतासगढ़ के बारे में अब क्या करना चाहिए? तेज, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रोहतासगढ़ के मालिक आप हो चुके। जब राजा और दीवान दोनों आपके कब्जे में आ गए तो अब किस बात की कसर रह गई? हाँ, अब ये सोचना है कि राजा दिग्विजय सिंह के साथ क्या सलूक करना चाहिए। बीरेंद्र, और किशोरी के लिए क्या बंदोबस्त करना चाहिए? तेज सिंह, जी हाँ, यही 2 बातें हैं। किशोरी के बारे में तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, बाकी राजा दिग्विजय सिंह के बारे में पहले आपकी राय सुनना चाहता हूँ। बीरेंद्र, मेरी राय तो यही है कि यदि वह सच्चे दिल से ताबेदारी कबूल करे तो रोहतासगढ़ का खिराज यानी मालगुजारी मुकर्रर करके उसे छोड़ देना चाहिए। तेज, मेरी भी यही राय है। भैरव, यदि वह इस समय कबूल करने के बाद पीछे बेईमानी पर कमर बांधे तो? तेज, ऐसी उम्मीद नहीं है। जहाँ तक मैंने सुना है वह ईमानदार, सच्चा और बहादुर जाना गया है। ईश्वर न करे यदि उसकी नीयत कुछ दिन बाद बदल भी जाए तो हम लोगों को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। बीरेंद्र, इसका विचार कहाँ तक किया जाएगा? तारा सिंह की तरफ देखकर, तुम जाओ दिग्विजय सिंह को ले आओ, मगर मेरे सामने
हथकड़ी बेड़ी के साथ मत लाना। जो हुक्म कहकर तारा सिंह दिग्विजय सिंह को लाने के लिए चले गए और थोड़ी ही देर में उन्हें अपने साथ लेकर हाजिर हुए। तब तक इधर उधर की बातें होती रही। दिग्विजय सिंह ने अदब के साथ राजा बीरेंद्र सिंह को सलाम किया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। बीरेंद्र, कहिए, अब क्या इरादा है? दिग्विजय, यही इरादा है कि जन्म भर आपके साथ रहूं और ताबेदारी करूं। बीरेंद्र, नियत में किसी तरह का फ़र्क तो नहीं है? दिग्विजय, आप ऐसे प्रतापी राजा के साथ खुटाई रखने वाला पूरा कमबख्त है। वह पूरा बेवकूफ़ है जो किसी तरह पर आपसे जीतने की उम्मीद रखे। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके एक एक अय्यार 10-10 राज्य गारत कर देने की सामर्थ्य रखते हैं। मुझे इस रोहतासगढ़ किले की मजबूती पर बड़ा भरोसा था, मगर अब निश्चय हो गया कि वह मेरी भूल थी। आप जिस राज्य को चाहें बिना लड़े फतेह कर सकते हैं। मेरी तो अकल ही काम नहीं करती। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ और आपके अय्यारों ने क्या तमाशा कर दिया। सैकड़ों वर्षों से जिस तहखाने का हाल एक भेद के तौर पर छिपा चला आता था, बल्कि सच तो यह है कि जहाँ का ठीक ठीक हाल अभी तक मुझे भी मालूम नहीं हुआ, उसी तहखाने पर बात की बात में आपके अय्यारों ने कब्जा कर लिया। यह करामात नहीं तो क्या है? बेशक ईश्वर की कृपा आप पर है और यह सब सच्चे दिल से उपासना का प्रताप है। आपसे दुश्मनी रखना आपके हाथ से, यानी अपने हाथ से अपना सिर काटना है। दिग्विजय सिंह की बात सुनकर राजा बीरेंद्र सिंह मुस्कुराए और उनकी तरफ देखने लगे। दिग्विजय सिंह ने जिस ढंग से ऊपर लिखी बातें कही उसमें सच्चाई की बू आती थी। बीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए और दिग्विजय सिंह को अपने पास बैठा कर बोले, बीरेंद्र, सुनो दिग्विजय सिंह, हम तुम्हें छोड़ देते हैं और रोहतासगढ़ की गद्दी पर अपनी तरफ से तुम्हें बिठाते हैं, मगर इस शर्त पर कि तुम हमेशा अपने को हमारा मातहत समझो और खिराज के तौर पर कुछ माल गुजारी दिया करो। दिग्विजय, मैं तो अपने को आपका ताबेदार समझ चुका, अब क्या समझूंगा। बाकी रही रोहतासगढ़ की गद्दी, सो मुझे मंजूर नहीं। इसके लिए आप कोई दूसरा नायब मुकर्रर कीजिए और मुझे अपने साथ रहने का हुक्म दीजिए। बीरेंद्र, तुमसे बढ़कर और कोई नायब रोहतासगढ़ के लिए मुझे दिखाई नहीं देता। दिग्विजय हाथ जोड़कर, बस मुझ पर कृपा कीजिए, अब राज्य का जंजाल मैं नहीं उठा सकता। आधे घंटे तक यही हुज्जत रही। बीरेंद्र सिंह अपने हाथ से रोहतासगढ़ की गद्दी पर दिग्विजय सिंह को बिठाना चाहते थे और दिग्विजय सिंह इनकार करते थे, लेकिन आखिर लाचार होकर दिग्विजय सिंह को बीरेंद्र सिंह का हुक्म मंजूर करना पड़ा। मगर साथ ही इसके उन्होंने बीरेंद्र सिंह से इस बात का इकरार करा लिया कि महीने भर तक आपको मेरा मेहमान बनना पड़ेगा और इतने दिनों तक रोहतासगढ़ में रहना पड़ेगा। बीरेंद्र सिंह ने इस बात को खुशी से मंजूर कर लिया, क्योंकि रोहतासगढ़ के तहखाने का हाल उन्हें बहुत कुछ मालूम करना था। बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह को विश्वास हो गया कि तहखाना जरूर कोई तिलिस्म है। राजा दिग्विजय सिंह ने हाथ जोड़कर तेज सिंह की तरफ देखा और कहा, कृपा कर मुझे समझा दीजिए कि आप और आपके मातहत अय्यार लोगों ने रोहतासगढ़ में क्या किया। अभी तक मेरी अकल हैरान है। तेज सिंह ने सब हाल खुलासे तौर पर कह सुनाया। दीवान रामानंद का हाल सुन दिग्विजय सिंह खूब हंसे, बल्कि उन्हें अपनी बेवकूफ़ी पर भी हंसी आई और बोले, आप लोगों से कोई बात दूर नहीं है। इसके बाद दीवान रामानंद भी उसी जगह बुलवाए गए और दिग्विजय सिंह के हवाले किए गए और दिग्विजय सिंह के लड़के कुंवर कल्याण सिंह को लाने के लिए भी कई आदमी चुनारगढ़ रवाना किए गए। इन सब कामों से छुट्टी पाकर लाली के बारे में बातचीत होने लगी। तेज सिंह ने दिग्विजय सिंह से पूछा कि लाली कौन है और आपके यहाँ कब से है। इसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि लाली को हम बखूबी नहीं जानते। महीने भर से ज़्यादा नहीं हुआ होगा कि 4-5 दिन के आगे पीछे लाली और कुंदन, 2 नौजवान औरतें मेरे यहाँ पहुँची। उनकी चाल ढाल और पोशाक से मुझे मालूम हुआ कि किसी इज्जतदार घराने की लड़कियाँ हैं। पूछने पर उन दोनों ने अपने को इज्जतदार घराने की लड़की जाहिर भी किया और कहा कि मैं अपनी मुसीबत के 2-3 महीने आपके यहाँ काटना चाहती हूँ। रहम खाकर मैंने उन दोनों को इज्जत के साथ अपने यहाँ रखा, बस इसके सिवाय और मैं कुछ नहीं जानता। तेज सिंह, बेशक इसमें कोई भेद है, वे दोनों साधारण औरतें नहीं हैं। ज्योतिषी, एक ताज्जुब की बात मैं सुनाता हूँ। तेज, वह क्या? ज्योतिषी, आपको याद होगा
कि तहखाने का हाल कहते समय मैंने कहा था कि जब तहखाने में किशोरी और लाली को मैंने देखा तो दोनों का नाम लेकर पुकारा, जिससे उन दोनों का आश्चर्य हुआ। तेज: हाँ हाँ, मुझे याद है। मैं ये पूछने ही वाला था कि लाली को आपने कैसे पहचाना। ज्योतिषी: बस यही वह ताज्जुब की बात है जो अब मैं आपसे कहता हूँ। तेज सिंह: कहिए, जल्द कहिए। ज्योतिषी: एक दफ़े रोहतासगढ़ के तहखाने में बैठे बैठे मेरी तबीयत घबराई तो मैं कोठरियों को खोल खोल कर देखने लगा। उस ताली के झब्बे में जो मेरे हाथ लगा था, एक ताली सबसे बड़ी है जो तहखाने की सब कोठरियों में लगती है, मगर बाकी बहुत सी तालियों का पता मुझे अभी तक नहीं लगा कि कहाँ की है। तेज सिंह: खैर, तब क्या हुआ। ज्योतिषी: सब कोठरियों में अंधेरा था। चिराग ले जाकर मैं कहाँ तक देखता, मगर एक कोठरी में दीवार के साथ चमकती हुई कोई चीज़ दिखाई दी। यद्यपि कोठरी में बहुत अंधेरा था तो भी अच्छी तरह मालूम हो गया कि यह कोई तस्वीर है। उस पर ऐसा मसाला लगा हुआ था कि अंधेरे में भी वह तस्वीर साफ मालूम होती थी। आँख, कान, नाक, बल्कि बाल तक मालूम होते थे। तस्वीर के नीचे लाली ऐसा लिखा हुआ था। मैं बड़ी देर तक ताज्जुब से उस तस्वीर को देखता रहा। आखिर कोठरी बंद करके अपने ठिकाने चला आया। उसके बाद जब किशोरी के साथ मैंने लाली को देखा तो साफ पहचान लिया कि यह तस्वीर इसी की है। मैंने तो सोचा था कि लाली उसी जगह की रहने वाली है, इसलिए उसकी तस्वीर वहाँ पाई गई। मगर इस समय महाराज दिग्विजय सिंह की जुबानी उसका हाल सुनकर ताज्जुब होता है। लाली अगर वहाँ की रहने वाली नहीं है तो उसकी तस्वीर कैसे वहाँ पहुँची। दिग्विजय: मैंने अभी तक वह तस्वीर नहीं देखी, ताज्जुब है। वीरेंद्र: अभी क्या, जब मैं आपको साथ लेकर अच्छी तरह उस तहखाने की छानबीन करूँगा तो बहुत सी बातें ताज्जुब की दिखाई पड़ेंगी। दिग्विजय: ईश्वर करे जल्द ऐसा मौका आए। अब तो आपको बहुत जल्द रोहतासगढ़ चलना चाहिए। वीरेंद्र तेज सिंह की तरफ देखकर: इंद्रजीत सिंह के बारे में क्या बंदोबस्त हो रहा है। तेज: मैं बेफिक्र नहीं हूँ। जासूस लोग चारों तरफ भेजे गए हैं। इस समय कुछ रोहतासगढ़ की कार्रवाई में फंसा हुआ था, अब स्वयं उनकी खोज में जाऊँगा। कुछ पता लगा भी है। वीरेंद्र: हाँ, क्या पता लगा है। तेज: इसका हाल कल कहूँगा, आज भर और सब्र कीजिए। राजा वीरेंद्र सिंह अपने दोनों लड़कों को बहुत चाहते थे। इंद्रजीत सिंह के गायब होने का रंज उन्हें बहुत था, मगर वे अपने चित्त के भाव को भी खूब ही छिपाते थे और समय का ध्यान उन्हें बहुत रहता था। तेज सिंह का भरोसा उन्हें बहुत था और उन्हें मानते भी बहुत थे। जिस काम से उन्हें तेज सिंह रोकते थे उसका नाम फिर वह जुबान पर तब तक नहीं लाते थे जब तक तेज सिंह स्वयं उसका जिक्र न छेड़ते। यही सबब था कि इस समय वे तेज सिंह के सामने इंद्रजीत सिंह के बारे में कुछ न बोले। दूसरे दिन महाराज दिग्विजय सिंह सेना सहित तेज सिंह को रोहतासगढ़ किले में ले गए। कुंवर आनंद सिंह के नाम का डंका बजाया गया। यह मौका ऐसा था कि खुशी के जलसे होते, मगर कुंवर इंद्रजीत सिंह के ख्याल से किसी तरह की खुशी न की गई। राजा दिग्विजय सिंह के बर्ताव और खातिरदारी से राजा वीरेंद्र सिंह और उनके साथी लोग बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन दीवान खाने में थोड़े आदमियों की कमेटी इसलिए की गई कि अब क्या करना चाहिए। इस कमेटी में केवल नीचे लिखे बहादुर और अय्यार लोग इकट्ठे थे। राजा वीरेंद्र सिंह, कुंवर आनंद सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह, पंडित बद्रीनाथ, ज्योतिषी जी, महाराज दिग्विजय सिंह और रामानंद। इनके अतिरिक्त एक और आदमी मुँह पर नकाब डाले मौजूद था, जिसे तेज सिंह अपने साथ लाए थे और उसे अपनी जमानत पर कमेटी में शरीक किया था। वीरेंद्र तेज सिंह की तरफ देखकर: इस नकाबपोश आदमी के सामने जिसे तुम अपने साथ लाए हो हम लोग भेद की बातें कर सकते हैं। तेज: हाँ हाँ, कोई हर्ज की बात नहीं है। वीरेंद्र: अच्छा, तो अब हम लोगों को एक तो किशोरी का पता लगाने का, दूसरे यहाँ के तहखाने से जो बहुत सी बातें जानने और विचारने लायक है उनके मालूम करने का, तीसरे इंद्रजीत सिंह के खोजने का बंदोबस्त सबसे पहले करना चाहिए। तेज सिंह की तरफ देखकर: तुमने कहा था कि इंद्रजीत सिंह का हाल मालूम हो चुका है। तेज: जी हाँ, बेशक मैंने कहा था और उसका खुलासा हाल इस समय आपको मालूम हुआ चाहता है, मगर इसके पहले मैं दो चार बातें राजा साहब से, दिग्विजय सिंह की तरफ इशारा करके, पूछना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अपने मामले में बातचीत करूँगा। वीरेंद्र: कोई हर्ज नहीं।
दिग्विजय, हाँ हाँ पूछिए। तेज, आपके यहाँ शेर सिंह नाम का कोई अय्यार था? दिग्विजय, हाँ था, बेचारा बहुत ही नेक, ईमानदार और मेहनती आदमी था और अय्यारी के फन में पूरा उस्ताद था। रामानंद और गोविंद सिंह उसी के चेले हैं। उसके भाग जाने का मुझे बहुत ही रंज है। आज के 2-3 दिन पहले दूसरे तरह का रंज था, मगर आज और तरह का अफसोस है। तेज, 2 तरह के रंज और अफसोस का मतलब मेरी समझ में नहीं आया, कृपा करके साफ साफ कहिए। दिग्विजय, पहले उसके भाग जाने का अफसोस क्रोध के साथ था, मगर आज इस बात का अफसोस है कि जिन बातों को सोचकर वह भागा था वे बहुत ठीक थी। उसकी तरफ से मेरा रंज होना अनुचित था। यदि इस समय वह होता तो बड़ी खुशी से आपके काम में मदद करता। तेज सिंह, उससे आप क्यों रंज हुए थे और वह क्यों भाग गया था? दिग्विजय, इसका सबब यह था कि जब मैंने किशोरी को अपने कब्जे में कर लिया तो उसने मुझे बहुत कुछ समझाया और कहा कि आप ऐसा काम न कीजिए, बल्कि किशोरी को राजा बीरेंद्र सिंह के यहाँ भेज दीजिए। यह बात मैंने मंजूर नहीं की, बल्कि उससे रंज होकर मैंने इरादा कर लिया कि उसे कैद कर लूँ। असल बात यह है कि मुझसे और रणधीर सिंह से दोस्ती थी। शेर सिंह मेरे यहाँ रहता था और उसका छोटा भाई गदाधर सिंह, जिसकी लड़की कमला है, आप उसे जानते होंगे। तेज, हाँ हाँ, हम सब कोई उसे अच्छी तरह जानते हैं। शेर सिंह कमला का चाचा, जिसका हाल इस संतति के 3रे भाग के 13वें बयान में लिखा गया है, वहाँ आप इसे और देख सकते हैं। दिग्विजय, खैर, तो गदाधर सिंह रणधीर सिंह के यहाँ रहता था। गदाधर सिंह को मरे बहुत दिन हो गए। इस बीच में मुझसे और रणधीर सिंह से भी कुछ बिगड़ गई। इधर जब मैंने रणधीर सिंह की नातिनी किशोरी को अपने लड़के के साथ ब्याहने का बंदोबस्त किया तो शेर सिंह को बहुत बुरा मालूम हुआ। मेरी तबीयत भी शेर सिंह से फिर गई। मैंने सोचा कि शेर सिंह की भतीजी कमला हमारे यहाँ से किशोरी को निकाल ले जाने का जरूर उद्योग करेगी और इस काम में अपने चाचा शेर सिंह से मदद लेगी। ये बात मेरे दिल में बैठ गई और मैंने शेर सिंह को कैद करने का विचार किया। उसे मेरा इरादा मालूम हो गया और वह चुपचाप न मालूम कहाँ भाग गया। तेज, अब आप क्या सोचते हैं, उसका कोई कसूर था या नहीं? दिग्विजय, नहीं नहीं, वह बिल्कुल बेकसूर था, बल्कि मेरी ही भूल थी, जिसके लिए आज मैं अफसोस करता हूँ। ईश्वर करे उसका पता लग जाए तो मैं उससे अपना कसूर माफ़ कराऊँ। तेज, आप मुझे कुछ इनाम दें तो मैं शेर सिंह का पता लगा दूँ। दिग्विजय, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा और इसके अतिरिक्त आपका भारी एहसान मुझ पर होगा। तेज, बस मैं यही इनाम चाहता हूँ कि यदि शेर सिंह को ढूंढ कर ले आऊँ तो उसे आप हमारे राजा बीरेंद्र सिंह के हवाले कर दें। हम उसे अपना साथी बनाना चाहते हैं। दिग्विजय, मैं खुशी से इस बात को मंजूर करता हूँ। वादा करने की क्या ज़रूरत है, जबकि मैं स्वयं राजा बीरेंद्र सिंह का ताबेदार हूँ। इसके बाद तेज सिंह ने उस नकाबपोश की तरफ देखा जो उनके पास बैठा हुआ था और जिसे वह अपने साथ इस कमेटी में लाए थे। नकाबपोश ने अपने मुँह पर से नकाब उतारकर फेंक दिया और यह कहता हुआ राजा दिग्विजय सिंह के पैरों पर गिर पड़ा कि आप मेरा कसूर माफ़ करें। राजा दिग्विजय सिंह ने शेर सिंह को पहचाना, बड़ी खुशी से उठाकर गले लगा लिया और कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बल्कि मेरा कसूर है जो मैं तुमसे क्षमा कराया चाहता हूँ। शेर सिंह तेज सिंह के पास जा बैठे। तेज सिंह ने कहा, सुनो शेर सिंह, अब तुम हमारे हो चुके हो। शेर, बेशक मैं आपका हो चुका हूँ। जब आपने महाराज से वचन ले लिया तो अब क्या उजर हो सकता है। राजा बीरेंद्र सिंह ताज्जुब से ये बातें सुन रहे थे। अंत में तेज सिंह की तरफ देखकर बोले, तुम्हारी मुलाकात शेर सिंह से कैसे हुई? तेज सिंह, शेर सिंह ने मुझसे स्वयं मिलकर सब हाल कहा। असल तो यह है कि हम लोगों पर भी शेर सिंह ने भारी एहसान किया है। वीरेंद्र, वह क्या? तेज सिंह, कुंवर इंद्रजीत सिंह का पता लगाया है और अपने कई आदमी उनकी हिफाजत के लिए तैनात कर चुके हैं। इस बात का भी निश्चय दिला दिया है कि कुंवर इंद्रजीत सिंह को किसी तरह की तकलीफ न होने पावेगी। वीरेंद्र खुश होकर और शेर सिंह की तरफ देखकर, हाँ, कहाँ पता लगा और किस हालत में है? शेर, ये सब हाल जो कुछ मुझे मालूम था मैं दीवान साहब यानी तेज सिंह से कह चुका हूँ। वह आपसे कह देंगे। आप उसके जानने की जल्दी न करें। मैं इस समय यहाँ जिस काम के लिए आया था मेरा वह काम हो चुका। अब मैं यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं समझता। आप लोग अपने मतलब की बातचीत करें, क्योंकि मदद के लिए मैं बहुत जल्द कुंवर इंद्रजीत सिंह के पास पहुँचना चाहता हूँ।
हाँ, यदि कृपा करके अपना एक अय्यार मेरे साथ कर दें तो उत्तम हो और काम भी शीघ्र हो जाए। वीरेंद्र खुश होकर, अच्छी बात है, आप जाइए और मेरे जिस अय्यार को चाहे लेते जाइए। शेर सिंह, अगर आप मेरी मर्जी पर छोड़ते हैं तो मैं देवी सिंह को अपने साथ के लिए मांगता हूँ। तेज, हाँ, आप खुशी से उन्हें ले जाएं। देवी सिंह की तरफ देखकर, आप तैयारी कीजिए। देवी सिंह, मैं हरदम तैयार रहता हूँ। शेर सिंह से, चलिए अब इन लोगों का पीछा छोड़िए। देवी सिंह को साथ लेकर शेर सिंह रवाना हुए और इधर इन लोगों में विचार होने लगा कि अब क्या करना चाहिए। घंटे भर में यह निश्चय हुआ कि लाली से कुछ विशेष पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह अपना हाल ठीक ठीक कभी नहीं कहेगी। हाँ, उसे हिफाजत में रखना चाहिए और तहखाने को अच्छी तरह देखना और वहाँ का हाल मालूम करना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर ये 10वां बयान समाप्त होता है और अगले वीडियो में 11वें बयान के साथ आगे क्या होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए फिर हम एक साथ होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।